लास्ट सेक्शन में हम लोगों ने एरोमेटिसिटी की बात करी थी। तो एरोमेटिसिटी के अंदर हम लोगों ने काफी सारे एग्जांपल कर लिए थे। इसमें कुछ पॉइंट्स हैं, उसको 5-6 पॉइंट्स हैं, जिसमें कुछ टर्म्स हैं, कुछ अच्छे और एग्जांपल हैं। तो उसकी बात करेंगे। तो आप लगाइए हेडिंग इसी के अंदर, एप्लीकेशन अदर इंपॉर्टेंट पॉइंट। सबसे फर्स्ट आ रहा है वो है एनिलीन। एनिलीन का जो मतलब होता है मोनोसाइक्लिक रिंग्स हैविंग ऑल्टरनेट पाई बॉन्ड। मैं आपको वन बाय वन उसके एग्जांपल देता हूँ। जो एनुलिन शब्द है वो एक ऐसे कंपाउंड के लिए होता है जिनके पास केवल एक ही रिंग हो और अल्टरनेट पाई बॉन्ड हो। तो उसको समझाने के लिए मैं आपको 4 एग्जांपल दे रहा हूँ यहाँ पर कि किस तरह से हम लोग इसको यूज करते हैं क्वेश्चन के अंदर। सब लोग देखिए इधर बोर्ड पर। इन चारों एग्जांपल में एक ही रिंग है। ये दो रिंग नहीं, एक ही रिंग है और इनके पास एक अल्टरनेट पाई बॉन्ड है। तो इन कंपाउंड का नाम होता है एन्युलिन। क्या नाम होता है? एन्युलिन के आगे अगर जो ये लिखा गया है, ये जो है वो पाई इलेक्ट्रॉन्स की संख्या को लिखा गया है। तो इसका नाम हो गया 4 एन्युलिन। इसका नाम क्या होगा? 6 एन्युलिन। इसका नाम क्या होगा? 8 एन्युलिन। मैं लिख नहीं रहा हूँ एन्युलिन, आपको ध्यान रखना होगा कि यहाँ पे नाम क्या आएगा इसका? 10। इसका इसका नाम लिख देते हैं 8 10 एन्युलिन। यहाँ तक बात क्लियर हो रही है? सबके आगे जो है एन्युलिन लिखना चाहिए, है नहीं? अब यहाँ पर शब्द ये आता है, स्टेटमेंट आपके आते हैं। डायग्राम बना के नहीं आएगा पेपर में। 4 6 8 10 एन्युलिन में से कौन कौन सा एरोमेटिक है? ये भी एरोमेटिक है। बहुत ही बढ़िया, रिविजन करके आया हो ना। और क्या चाहिए जिंदगी में? ये एरोमेटिक है। फ्राइडे को तो ये नॉन एरोमेटिक था। इसके जीवन में दो जो है विलेन थे, हाइड्रोजन हाइड्रोजन। के अंदर जो है बारिश की वजह से ये कंपाउंड नॉन एरोमेटिक से ही एरोमेटिक हो चुका है। तुम सूखे सूखे गए थे। अभी आज तो गीले होके आए हो, बस कपड़े गीले हैं। दिमाग सूखा सूखा ही है। ये कंपाउंड के जीवन के अंदर ना, लास्ट सेक्शन में ये, अच्छा ये 8 पाई इलेक्ट्रॉन्स दिख रहे हैं आपको? ये कंपाउंड भी एंटी होना चाहिए ना, 4 के टेबल में आता है। ये नॉन एरोमेटिक कंपाउंड, ये टब शेप होता है। हमने कुछ लिखे थे ना। और ये कंपाउंड में दो हाइड्रोजन थे, उनमें रिपल्शन हो रहा था। ये प्लेनर नहीं था। तो ये आप कैटेगरी के अंदर ये दो जो हैं ऐसे क्वेश्चन हैं जो कि काफी जो है एक्सपेरिमेंटली इनको ध्यान रखना चाहिए। ये कंपाउंड एंटी एरोमेटिक, ये कंपाउंड एरोमेटिक, और ये दोनों कंपाउंड है नॉन एरोमेटिक कंपाउंड है। ये कंपाउंड था टब शेप, और ये कंपाउंड में हाइड्रोजन हाइड्रोजन रिपल्शन था। आप ये देखो कि बगल वाले को चमक रहा है, ये देखना है उसको। उसको देख के मजे लो उसके। ये कंपाउंड एंटी एरोमेटिक, ये कंपाउंड नॉन एरोमेटिक कंपाउंड, ये कंपाउंड नॉन एरोमेटिक कंपाउंड। लास्ट सेक्शन में नहीं थे? पढ़ाई कर रहे थे? तबियत खराब थी?
बहुत सारे बच्चे ऐसे रहते हैं उनकी तबीयत अचानक से पेपर से 2 दिन पहले खराब हो जाती है, सही में भी हो जाती है। हम झूठे में थोड़ी कह रहे हैं, हम ही कह रहे हैं, सच में खराब हो जाती है। भाई इधर रिविजन करके आए हो? हंस क्या रहा है? हाँ, अरे भाई रिवीजन करके आए हो, कोई बात नहीं, लेट आया कोई बात नहीं, रिवीजन करके आए हो। नहीं किया था, तबीयत खराब थी। मैं कहा तुम्हें, पेपर पेपर से पहले लूज मोशन लगते हैं ना। हाथ निकाल बाहर। चलो, तो रिवीजन करके आए हो ना? लास्ट क्लास को नहीं किया? लास्ट क्लास में हम लोगों ने ऐसा कहा था कि 3 कंपाउंड के नाम है, एरोमेटिक, नॉन एरोमेटिक और एंटी एरोमेटिक। लास्ट वाली क्लास जो है उसको देख लीजिएगा। क्वासी एरोमेटिक। पहली जो टर्म थी हमने कहा एंजोलिन्स, उसको हमने फिलहाल एग्जांपल से क्लियर किया। दूसरी जो टर्म्स हैं उसको हम लोग फिलहाल समझाता हूँ कि इसमें क्या क्या चीजें हैं। एरोमेटिक कंपाउंड वो होते हैं जिसमें 2, 6, 10, 14 पाई इलेक्ट्रॉन्स इस तरह से रहते हैं, और 4 की टेबल के पाई इलेक्ट्रॉन्स इसमें रहते हैं, 4, 8, 12। अरे हाँ है ना, वो होते हैं एंटी एरोमेटिक। उस पूरी कैटेगरी में ये 2 कंपाउंड जो हैं थोड़े से जो है ध्यान रखने वाले बात है, क्योंकि इसका शेप 7 मेंबर से ऊपर की रिंग जो होती है वो प्लेन में नहीं रह पाती, इसलिए ये भी प्लेन में नहीं होगी, ये प्लेन में होगी, ऐसा आप कह सकते हो। इधर चार्ज एरोमेटिक स्पीशीज, यहाँ पर इधर चार्ज से पहले मैंने क्या प्लस माइनस कुछ लिखा है? नहीं, कोई भी चार्ज हो, इसमें कितने पाई इलेक्ट्रॉन्स है? 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स है। नो, क्या एरोमेटिक होगा? कितने पाई इलेक्ट्रॉन्स है? 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स है। नो, क्या ये भी आपका एरोमेटिक है? 1, 2, 3, 4, 5, 6, अरे हाँ है ना, ठीक है। नो, ये कंपाउंड कंपाउंड हमने कहा था कि क्या 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स है? नो, ये पर 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स हमने कहा ये भी एरोमेटिक कंपाउंड। अब यहाँ पे देखते हैं, क्या यहाँ पर ये बॉन्ड पोलर है क्या? पोलर पाई बॉन्ड, नॉन पोलर पाई बॉन्ड, कई बार बात करी हमने। नॉन पोलर पाई बॉन्ड वो होता है जो सेम इलेक्ट्रॉन नेगेटिव एटम के बीच में हो। ये पाई बॉन्ड पोलर है, हाँ, क्योंकि सी है और ओ के बीच में इलेक्ट्रॉन नेगेटिव का डिफरेंस है। इसके पास चार्ज क्या है? नेगेटिव। इसके पास चार्ज क्या है? पॉजिटिव। तो बच्चों, जिसके पास पूरा चार्ज आ जाए वो भी क्वासी एरोमेटिक कहलाता है, और इसके पास अगर डेल पॉजिटिव चार्ज है वो भी कंपाउंड क्वासी एरोमेटिक कहलाएगा। क्वासी शब्द है, तो कुल मिला के स्टेटमेंट आ जाए कि दिस कंपाउंड इज क्वासी एरोमेटिक, तो डरने का नहीं है, हाँ पता है कि एरोमेटिक है। बस क्वासी जो है इसलिए लिखा था कि चार्ज है इसलिए। समझ में आपको आया? चिपका उसको। और भी ऐसे कई लोग हैं जो फ्राइडे को नहीं थे, हमने बहुत मिस किया था आप लोगों को। तो जो पेपर जो अपन ने लेक्चर किया है उसको थोड़ा रिवाइज कर लेना, अगर कोई डाउट आते हैं तो पूछ लेना, अदरवाइज डाउट आते नहीं है कहीं, आते भी हैं तो पूछते नहीं है। आगे। अच्छा, कई लोग ऐसे भी हैं, वो काफी बुद्धिमान लोग भी हैं, वो इस लेक्चर को सुनकर जो है पता लगा लेंगे कि पिछले लेक्चर में क्या हुआ था। ऐसे भी हैं, नहीं तो कई बार ऐसा है तो पता है तो अच्छी बात है, लेकिन नोट्स जरूर लिख लेना आपने, नोट्स अपने पास होने चाहिए। लिख लिए? पॉइंट नंबर 3। खड़े हो जाओ। हाँ, यहाँ पर 1, 2,
3 4, 4 पाई इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं, तो यहाँ पे हमने 2 ही क्यों लिखा है? गुड क्वेश्चन, दिमाग में आ रहा है? हाँ, क्योंकि एरोमेटिक, एंटी एरोमेटिक, नॉन एरोमेटिक जो शब्द है उनको हम लोग रिंग के लिए यूज करते हैं। तो रिंग में कितने पाई इलेक्ट्रॉन्स हमें देखना है। क्या आपको समझ में आ रहा है? नो, बैठिए। पॉइंट नंबर 3 में आप जो है एक लाइन लिखिए, एंटी एरोमेटिक कंपाउंड, ठीक है, एंटी एरोमेटिक कंपाउंड have a tendency have a tendency have a tendency to form dimer, dimer, to gain stability. अब स्टेबिलिटी कैसे गेन करेगा देख लेते हैं। इधर कितने पाई इलेक्ट्रॉन्स है बच्चों? क्या है? 4 की टेबल के जो भी पाई इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो होंगे हमेशा एंटी एरोमेटिक। उसका एक ही एक्सेप्शन है, ये वाला, क्योंकि इसमें रिंग की साइज 7 से ऊपर होती है, तो वो रिंग प्लेनर नहीं होती है। 7 से ऊपर जब रिंग रहेगी वो प्लेनर नहीं रहेगी। ये भी प्लेनर नहीं, ये भी प्लेनर नहीं है, ठीक है ना। ये भी 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स है, ये भी 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स है, ये भी आपका एंटी एरोमेटिक, ये भी एंटी एरोमेटिक। तो ये दोनों कंपाउंड बहुत परेशान है जिंदगी में। इनको चाहिए खुशहाली, चाहिए क्या चाहिए? खुशी चाहिए, क्या चाहिए? हाँ। मुझे पता है तुम ठरकी हो, तो मैं वही मसाला दे रहा हूँ ताकि जो तुम्हारे ठरक को बढ़ावा दे। अच्छा, कई लोग ऐसे भी हैं जो अभी फिलहाल उनको पता ही नहीं चल गया रहा है, तो उनको भी जो है यहाँ पे मुख्य धारा में लाने के लिए एक यहाँ पे जो है बातें की जा रही है। तो इन दोनों कंपाउंड जो है जिंदगी में बहुत दुखी है, इनको चाहिए खुशी, चाहिए क्या चाहिए? अब किस तरह से जिंदगी में खुशी लेके आते हैं, सारी कहानी इसकी तरफ है। इधर क्या एंटी ये जो बाबा बोल रहे हैं, ईश्वर करे कि इनको पत्नी वैसे ही मिले। अच्छी विश की ना यार, और तुम लोग उसके मित्र हो ही हो। अच्छी बात नहीं क्या ये? बढ़िया। तुम्हारी आंखों में चमक आ रखी है। चलिए बात करते हैं अगेन। ये कंपाउंड अनस्टेबल है, इसको स्टेबल जिंदगी में होना है स्टेबल। तो किस तरह से स्टेबल होता है, उसकी कहानी क्या है, डायमर फॉर्म में कैसे बनता है? कि यहाँ पर ये पाई बॉन्ड जो होता है उसका होता है होमोलिटिकल क्लीवेज। होमोलिटिकल क्लीवेज होगा क्योंकि ये कैसे किस किस तरह से अपने आप को स्टेबल करता है। तो पाई बॉन्ड का यहाँ पर हुआ होमोलिटिकल क्लीवेज। होमोलिटिकल क्लीवेज के अंदर हमें पता है कि बनते हैं रेडिकल। क्या बनता है? रेडिकल। इधर इधर देखें, तो यहाँ पर ये पाई बॉन्ड टूटा, तो ना यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आया और एक इलेक्ट्रॉन यहाँ आएगा, तो लिखा मैंने। ठीक उसी तरीके से इस रिंग में भी आपका क्या हुआ, एक बॉन्ड पाई बॉन्ड का होमोलिटिकल क्लीवेज हुआ, तो यहाँ पर भी एक रेडिकल आया, यहाँ पे भी आया रेडिकल। हमें ये अच्छे से पता है कि 2 रेडिकल का एक बॉन्ड बनता है। अरे है ना। तो ना यहाँ पे एक बॉन्ड बन गया यहाँ पर, और इनके बीच में दो बॉन्ड बनाया यहाँ पर, है ना। तो ये आपका जब 2 कंपाउंड एक दूसरे से के साथ जो है कंबाइंड हो रहे हैं तो उसको हम बोलते हैं डाइमर। क्या बोलते हैं? अगर यही कंपाउंड 3 होते हैं हम बोलते हैं ट्राइमर। अगर 4 होते हैं हम बोलते हैं टेट्रामर। क्या आपको ये बात समझ में आ रही है? तो ये डाइमर शब्द का मतलब क्या, 2 कंपाउंड फ्यूज हो रहे हैं हम बोल रहे हैं यहाँ पर। अब ये फ्यूज फ्यूज रिंग का एग्जाम्पल है। फ्यूज रिंग में हमने लास्ट सेक्शन में लिखा है कि जनरली जब भी फ्यूज रिंग होती है, 2 रिंग चिपकी हुई होती है, तो उसमें हम लोग जो एरोमेटिक रहेंगे, मतलब सारे पाई इलेक्ट्रॉन्स काउंट करते हैं, लेकिन उस रिंग को काउंट नहीं करते जिसके पास sp3 एटम है। अरे है ना। ना क्या ये sp3 एटम है? क्या ये sp3 एटम है बच्चों? ये सब sp3 जो गोला कर रहा हूँ ये सब sp3 एटम है। तो यहाँ पे ऐसी कोई रिंग ही नहीं है जिसके पास सारे के सारे sp2 हो। हर रिंग के पास sp3 है, तो काउंट ही नहीं करेंगे। क्या ये कंपाउंड क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? नो एरोमेटिक। क्या नॉन एरोमेटिक होगा? एंटी एरोमेटिक कंपाउंड और नॉन एरोमेटिक कंपाउंड में कौन सा स्टेबल होता है? तो इसीलिए बच्चों ये रिएक्शन जो है वो आगे की तरफ जाएगी ना। यहाँ पर ये काफी अनस्टेबल होता है, तो ये इधर जाने पर ये जिंदगी में थोड़ी बहुत स्टेबिलिटी गेन करेगा। इसी वजह से जो है रिएक्शन जो है फॉरवर्ड डायरेक्शन में आ रही है। तो जब वुड रिएक्शन की बात करेंगे, वुड रिएक्शन में ये कंपाउंड होगा, ऐसा कंपाउंड कोई बनेगा नहीं, वो बन जाएगा इस तरह से।
सभी लोग उसको लिखे हैं, मैं इसको यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं, हाईली अनस्टेबल, हाईली अनस्टेबल। तो ये एंटी एरोमेटिक कंपाउंड सिंस अनस्टेबल होते हैं, तो जिंदगी में स्टेबिलिटी को गेन करने के लिए या अचीव करने के लिए ये अपने आप को डाइमर फॉर्म में जो है डाइमर बना लेते हैं। आपस में फ्रेंडशिप कर कर दो मॉलिक्यूल चिपक जाएंगे, तो उस कंडीशन के अंदर वहां पर थोड़ी बहुत स्टेबिलिटी इनके पास आएगी। पॉइंट नंबर 3 के बाद पॉइंट नंबर 4। ना पॉइंट नंबर 4 में लिखिए, पॉइंट नंबर 4 में लिखिए आप साइक्लोपेंटाडाइन। साइक्लोपेंटाडाइन shows acidic character because it because it release because it release H plus। ठीक है, हो गया, इसमें मैं समझाता हूँ कैसे। इधर अच्छा बताओ, एसिड वो होते हैं जो OH माइनस दे देते हैं, क्या देते हैं? ऐसा नहीं होता है, एसिड वो होते हैं जो H प्लस देते हैं। अरे हाँ, है ना। इधर इधर मैं आपके सामने एक और रिएक्शन लिखूंगा तो पहले समझ लो। यहाँ पर ये कंपाउंड है, ये कंपाउंड जो है ये H प्लस दे रहा है। H प्लस को ही बोलते हैं प्रोटॉन। क्या कोई बात पता है? सोनपरी के दो रूप थे, एक तो था प्रोटॉन, एक था आपका हाइड्राइड। सोनपरी का मतलब था हाइड्रोजन। कुछ याद आपको आया? ये काम आपका आएगा आगे। बात करते हैं यहाँ पर, तो ये कंपाउंड जो है दे रहा है, प्रोटॉन दे रहा है। तो यहाँ से H प्लस निकल गया, तो इस पे चार्ज क्या बचेगा? हाँ, क्या माइनस बचेगा? अरे है ना। ऐसा कहते हैं कि रिएक्शन बहुत फास्ट हो रही है, ऐसा क्यों? इसका ड्राइविंग फोर्स क्या होगा? अच्छा बताओ, ये कंपाउंड क्या है? क्या है? नॉन एरोमेटिक कंपाउंड है। कैसे पता लग जाता है आपको कि नॉन एरोमेटिक कंपाउंड है? क्या है? ये कार्बन sp3 है। अब ये किसी भी रिंग में, मैंने लास्ट सेक्शन में मैंने बताया, लेकिन जिन जो लोग नहीं थे उनको बता दूं। नॉन एरोमेटिक, एरोमेटिक और एंटी एरोमेटिक, इन तीनों में से सबसे पहले हम लोग देखते हैं नॉन एरोमेटिक कंपाउंड। कैसे देखते हैं? क्या रिंग में क्या है? sp3 एटम है। क्या है? रिंग में sp3 एटम है। अब यहाँ पर सिंस sp3 एटम है, तो ये हो जाएगा नॉन एरोमेटिक कंपाउंड। अब ये कंपाउंड जैसे ही H प्लस सप्लाई करेगा, तो यहाँ पे एक चार्ज क्या आएगा? माइनस। अब देखो 1 2 3 4 5 6, तो ये कंपाउंड क्या हो जाएगा? 6 पे इलेक्ट्रॉन है, क्या हो जाएगा? ये एरोमेटिक। तो ये रिएक्शन बहुत खटाक से होगी। अरे हाँ, है ना। तो आप में से कई लोग सोचेंगे ये इसमें कौन सी बड़ी बात है, बहुत सारे कंपाउंड कर सकते हैं। देखते देख लेते, चेक करते हैं। ना मान लीजिए मैंने क्या किया, यहाँ पर ये कंपाउंड दिया, यहाँ पर ये रखा H ना। ये कंपाउंड जो है इसने इसने भी अपना H प्लस सप्लाई किया। इसने कहा चलो हम भी जो है कुछ नया करेंगे जिंदगी में, तूफानी करेंगे ना। यहाँ है माइनस चार्ज। क्या रिएक्शन फिजिबल है? क्यों विजिबल नहीं है? ये क्या हो जाएगा आपका? 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स। अरे हाँ, है ना। तब कहा ये आपका हो जाएगा एंटी एरोमेटिक कंपाउंड। अरे हाँ या ना। 4 कहाँ हुए? तो 2 ही दिख रहे हैं। तो ये दो ये रहे और 2 इलेक्ट्रॉन ऊपर है। एनसीईआरटी में बार बार जो है यहाँ पे भी इस 2 डॉट लगाए हैं वो बताने के लिए। अदरवाइज अब ना भी दे तो अब पता है कि ये 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर, तो ना ये आपका। तो सारे कंपाउंड नहीं करेंगे। तो जो जो वैसे कंपाउंड जिनसे बनने वाला माइनस चार्ज
एरोमेटिक होता है वही कंपाउंड रिएक्शन को खटाक से देंगे। कैसे देंगे? आवाज नहीं आई, हाँ, तो रिएक्शन खटाक से होगी कि उसका ड्राइविंग फोर्स ये है कि ये कंपाउंड अनस्टेबल है। कंपेटिवली ये कंपाउंड काफी स्टेबल होता है, खटाक रिएक्शन खटाक से आगे जाएगी। ये कंपाउंड नॉन एरोमेटिक कंपाउंड, ये कंपाउंड एंटी एरोमेटिक, एंटी एरोमेटिक हाईली अनस्टेबल होते हैं, तो रिएक्शन आगे जाएगी नहीं। इसका मतलब हुआ ये कंपाउंड एसिडिक प्रॉपर्टी नहीं रखता है। इन दोनों में से हम बोलेंगे ये कंपाउंड एसिडिक प्रॉपर्टी रखता है। चिपकाओ इसको। देख लिया। पाइप बनाओ, पाइप अंदर। ये जो अपन अदर इम्पोर्टेंट पॉइंट लिख रहे हैं वो एरोमेटिसिटी से जुड़े हुए वो पॉइंट हैं जो किसी स्टेटमेंट में या फिर किसी जगह आ जब आएंगे, इनसे पूरा क्वेश्चन नहीं बनेगा। इनसे ये किसी न किसी जो है स्टेटमेंट में आएंगे या फिर किसी ऑप्शन में आपके आएंगे, तो उस कंडीशन के अंदर पता होना चाहिए कि हाँ ये रिएक्शन हो जाती है, ये नहीं होती है, पीछे वजह जो है वही एरोमेटिसिटी की, वहाँ सारी कहानी है। पॉइंट नंबर 5, सभी लोग पॉइंट नंबर 5 में लिखिए। हेलाइड्स ऑफ, लिखे हैं हेलाइड्स ऑफ 3 and 7 member ring, 3 and 7 member ring, halides of 3 and 7 member ring, सवा 7 है ना, 3 से 3 और 7 member ring, can react with silver nitrate, and give PPT of silver halide, and give PPT of silver halide. ना आप फिलहाल एक बार यहाँ पे बोर्ड पे देखिए, समझाने के लिए मैंने यहाँ पे कुछ डायग्राम बनाए, इसको हम लोग वन बाय वन डिस्कस करते हैं। देखो एक बार मैंने आपको ये लिखवाया है बच्चों कि जो भी हेलाइड्स हैं, हेलाइड्स 3 मेंबर और 7 मेंबर रिंग वाले जो होते हैं वो सिल्वर नाइट्रेट के साथ रिएक्शन करेंगे। इधर 3 मेंबर और ये 7 मेंबर, इस ढंग से बनाना, 7 मेंबर है। सिल्वर नाइट्रेट में सिल्वर पे चार्ज क्या आएगा? क्या प्लस होना आएगा? माइनस है, ये प्लस है, ये प्लस माइनस। अब एक पंच लाइन जो हम लोग काफी यूज करेंगे रिएक्शंस के अंदर, कि सिल्वर की जो है पुराना, बहुत पुरानी दोस्ती है हेलोजन हेलोजन के साथ में। तो हम ऐसा बोलेंगे सिल्वर और हेलोजन का बहुत पुराना याराना है। क्या है? सिल्वर का वो हेलोजन का पुराना याराना है। क्योंकि ये जब भी मिलेंगे ये हमेशा पीपीटी के फॉर्म में बाहर चले जाएंगे। तो जैसे पीपीटी के फॉर्म में बाहर जाएंगे तो उस कंडीशन में जो है रिएक्शन आगे की तरफ जाएगी। देखते हैं यहाँ पे हुआ क्या है। सिल्वर दिख रहा है आपको? अरे हाँ है ना। यहाँ पे हेलोजन है, हेलोजन हमेशा इलेक्ट्रॉन चुरा के भागेगा, तभी तो फ्रेंडशिप हो पाएगी। एजीबीआर में चार्ज क्या आएगा? सिल्वर पर चार्ज क्या आएगा? प्लस। ब्रोमीन पर चार्ज क्या आएगा? माइनस। माइनस मतलब उसने इलेक्ट्रॉन चुराए थे। अरे हाँ है ना। कार्बन और ब्रोमीन में से ब्रोमीन की ये ज्यादा होती है, तो ब्रोमीन हमेशा इलेक्ट्रॉन चुराएगा। तो ना इलेक्ट्रॉन चुराएगा तो ना एजीबीआर का बनेगा पीपीटी। अरे हाँ है ना। ये आपका डाउनवर्ड एरो जो होता है वो पीपीटी को शो करता है ना। यहाँ पर चार्ज क्या रहेगा बताओ?
प्लस क्यों रहेगा? समझाओ कैसे हुआ कि इसके इलेक्ट्रॉन किसने चुराए थे? भी ये ब्रोमीन है, ब्रोमीन पे चार्ज क्या आया? माइनस, तो यहाँ पे चार्ज क्या आएगा? प्लस। क्या ये कंपाउंड में क्या 2 इलेक्ट्रॉन से बच्चों? ये क्या ये कंपाउंड एरोमेटिक है क्या? रिएक्शन खटाक से होगी, कैसे होगी? क्या ये बात क्लियर हो रही है ना? बात करते हैं इधर, कौन इलेक्ट्रॉन चुराएगा? क्या ब्रोमीन चुराएगा इलेक्ट्रॉन? ना एजीबीआर की फ्रेंडशिप है, क्या एजीबीआर का पुराना याराना है? तो निकल जाएगा पीपीटी फॉर्म में ना, यहाँ से यहाँ पे आएंगे, यहाँ पे चार्ज क्या आएगा? प्लस। किसमें कितने पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं? क्या ये कंपाउंड एरोमेटिक है? इसका नाम होता है ट्रोपाइलियम कार्बोकैटायन। क्या नाम होता है? ट्रोपाइलियम कार्बोकैटायन। ट्रोपाइलियम कार्बोकैटायन जो है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का वन ऑफ द मोस्ट स्टेबल कैटायन में से एक है। क्या ये रिएक्शन खटाक से आगे जाएगी ना? 3 मेंबर हो चुका है, 7 मेंबर हो चुका है। कई लोग बोलेंगे सर क्या 5 में हो सकता है? तो एक बार चेक कर लेते हैं। 5 मेंबर रिंग के अंदर क्या इसने ये किया? अरे हाँ है ना? क्या एजीपीआर बनेगा? बना यहाँ पर ना हो, यहाँ पे हमने कहा पीपीटी बन चुका है ना हो। बात करते हैं यहाँ पर मुझे बताओ चार्ज क्या आएगा? कितने पाई इलेक्ट्रॉन्स? 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स ना। क्या ये आपका एंटी बन जाएगा? क्या ये रिएक्शन फिजिबल है क्या? यहाँ रिएक्शन ये फिजिबल नहीं है। तो इसलिए हमने लिखा है 3 और 7 में ये रिएक्शन तो फिजिबल है, क्योंकि ये कंपाउंड जो आपका एरोमेटिक हो रहा होता है, रिएक्शन खटाक से होगी। ये अपने आप को ये कंपाउंड एंटी एरोमेटिक में चेंज होने ही नहीं देगा। इसी वजह से ये रिएक्शन फिजिबल नहीं है, दोनों वाली रिएक्शन फिजिबल है। इनको आपको लिखिए। एरोमेटिसिटी के अंदर सेकंड लास्ट पॉइंट जो है उसको मैं डिस्कस कर रहा हूँ, उसको सुन लीजिए आप। सुनने से ये जो है क्लियर हो जाएगा। लिखना कुछ नहीं, देखना है इसके अंदर। पहले तो देख लो फिर बाद में लिखना। बच्चों यहाँ पे जो मैंने लिखा हुआ है, इधर लिखा हुआ है फ्री रोटेशन। फ्री रोटेशन जितना ज्यादा होगा उतना ही बेरियर कम होगा। अगर जितना बेरियर ज्यादा होगा तो उतना ही फ्री रोटेशन जो है कम हो जाएगा ना। बात करते हैं इधर आपके सामने। इधर आपके सामने 2 कंपाउंड है, ए और बी। इसमें जो ये बीच का जो बॉन्ड है उसको मैंने मेंशन किया K1, और ये आपका जो है वो है K2। जिस नाम दिया है इसको आप X1 X2 भी कह सकते हो, कोई टेंशन की बात नहीं है। ये कंपाउंड में क्या डिफरेंस है? कितने नंबर रिंग है? क्या बना दोगे ये?
डायग्राम ड्रॉ करने में सावधानी रखना। कई लोग क्या करेंगे, वो 6 में रिंग बनाएंगे ऐसे, फिर ये 2 पाई बॉन्ड चिपका देंगे यहाँ पर, फिर ये उनको समझ में नहीं आया कहाँ पे, तो फिर वो ऐसे करके बैठ जाएंगे। तो ऐसा नहीं करना है। तो पहले डायग्राम को देख लेना कि यहाँ पे कुछ डिफरेंस है। 7 नंबर रिंग है, आराम से बनाना। ठीक, बात करते हैं। जब 2 रिंग है उनके बीच में ये जो पाई बॉन्ड है, ये बॉन्ड है डबल बॉन्ड, उसको मैंने K1 दिया है, इसके डबल बॉन्ड को मैंने K2 दिया है। अब जब दो रिंग ऐसी होती है, उनके बीच में जो पाई इलेक्ट्रॉन्स है उनमें इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन होता है। देसी लैंग्वेज से, एक गांव में 2 भाई हैं, एक छोटा भाई एक मोटा भाई। बोलो एक बार। एक मोटा भाई। उनके बीच में जो पाई इलेक्ट्रॉन्स रखे हुए हैं वो जायदाद के पैसा, जायदाद का पैसा है। क्या है? जायदाद का पैसा है। अब जायदाद समझते हो ना, पैसे का बंटवारा होगा दोनों भाइयों के बीच में। बंटवारा ऐसे होगा कि दोनों भाई हैप्पी हैप्पी रहें। अगर एक भाई हैप्पी है, दूसरा भाई खुश नहीं है, अनहैप्पी है, तो जाहिर सी बात है वो मामला जो है ऐसा डिस्ट्रीब्यूशन नहीं हो सकता है। अब यहाँ पर जो है वो गैस कर रहे हैं कि मोटा भाई लेके जाएगा पैसे, छोटा भाई लेके जाएगा पैसे। देख लेते हैं। तुम लिख रहे हो बेटा? ये जो बोल रहा हूँ देसी लैंग्वेज है, ये नहीं लिखनी है। ये कौन है? ये पैसा है, छोटा भाई। और ये, और बीच में पैसा। अब यहाँ पर आगे ये को कंपाउंड, ये ये। अब यहाँ पर लेट से मैंने कहा कि इस कंपाउंड की बात करते पहले, इस कंपाउंड के अंदर पैसे का बंटवारा हो रहा है। और इमेजिन करते हैं लेट से कि हमने कहा ये इलेक्ट्रॉन्स यहाँ जा रहे हैं, ऊपर जा रहे हैं, पैसे जा रहे हैं ऊपर। कहाँ जा रहे हैं? ऊपर। तो ना यहाँ पे चार्ज क्या आएगा? माइनस। ये चार्ज क्या आएगा? प्लस। अरे है ना, ऊपर वाला भाई के पास कितने इलेक्ट्रॉन्स हो गए? 4। क्या हो गया? ये एंटी एरोमेटिक। क्या ये खुश है? क्या अनस्टेबल है? क्या ये स्टेबल है? अनस्टेबल है, हैप्पी नहीं है ये। तो ना नीचे वाला, ये भी अनस्टेबल है। तो इस तरह से पैसों का बंटवारा हो सकता है? नहीं हो सकता। तो एक और काम करते हैं इसमें, हमने इसको ऊपर चलाया, एक काम करते हैं इस पैसे को जो है नीचे सप्लाई करते हैं। तो ना यहाँ पे मोटा भाई की तरफ ने कर लिया, अरे हाँ है ना। तो ना यहाँ पे चार्ज क्या आएगा? नीचे बताना पड़ेगा। ऊपर चार्ज क्या आएगा? प्लस। अरे हाँ है ना। तो ना इससे हमने ये बनाया डायग्राम। ठीक है ना, यहाँ पे वो कितने ऊपर ऊपर कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 2 पाई इलेक्ट्रॉन हो। क्या ये एरोमेटिक है? ना यहाँ पर क्या नीचे कितने हैं आपका? 6 पाई इलेक्ट्रॉन है। अरे हाँ है ना। क्या ये एरोमेटिक है? ये भी एरोमेटिक है। समझ में आ रहा है? तो ऊपर की रिंग और नीचे की रिंग में एरोमेटिसिटी आ चुकी है। तो इसका मतलब ये हुआ कि बीच में जो पाई इलेक्ट्रॉन्स है उनका डिस्ट्रीब्यूशन होगा, क्योंकि दोनों ही रिंग जो है स्टेबल है। अरे है ना। अब आते हैं, अच्छा यहाँ पर ये डबल बॉन्ड का, जब ये डबल बॉन्ड में से पाई इलेक्ट्रॉन्स टूट गए, नाउ इट बिकम्स चेंज इनटू सिंगल बॉन्ड। क्या हो गया? तो ये कंपाउंड इस फॉर्मेट में नहीं रहता है, ये वास्तव में इस फॉर्मेट में रहता है, क्योंकि अपने आप को स्टेबल कर लेगा। तो यहाँ पे डबल बॉन्ड की जगह सिंगल बॉन्ड आएगा। सिंगल बॉन्ड में फ्री रोटेशन होगा। सिंगल बॉन्ड में हमेशा फ्री रोटेशन होता है। कन्फर्मेशन इसी बात से पढ़ाया था हमने, मौलिक को मरोड़ा था। मरोड़ा इसलिए था क्योंकि वहां पर जो होता है सिंगल बॉन्ड होता है। अरे इधर है, सिंगल बॉन्ड है ये। सिंगल बॉन्ड में क्या रोटेशन हो सकता है क्या? अगर डबल बॉन्ड हो तो रोटेशन हो पाएगा नहीं। अगर आप इसको मोड़ेंगे या फिर मरोड़ेंगे तो टूट जाएगा। अरे हाँ है ना। सिंगल बॉन्ड में रोटेशन हो सकता है, सिंगल बॉन्ड में हमेशा फ्री रोटेशन हो सकता है। लेकिन जब डबल बॉन्ड हो, ट्रिपल बॉन्ड हो, उसमें फ्री रोटेशन नहीं हो सकता है, उसमें बैरियर ज्यादा होता है। बात करते हैं यहाँ पर, तो यहाँ पर जो है शानदार तरीके से होगा रोटेशन। अब बात करते हैं इसके अंदर छोटा भाई मोटा भाई। अब एक काम करते हैं, पाई इलेक्ट्रॉन्स को लेके जाते हैं ऊपर की तरफ, एक बार लेके गए ऊपर की तरफ। तो बताओ चार्ज क्या आएगा? मैं यहीं करके बता रहा हूँ तुम्हें, ताकि तुम्हें यहीं क्लियर हो, आपको डायग्राम बनाने की जरूरत ही नहीं है। यहाँ पे आया माइनस, यहाँ क्या आया? प्लस। क्या ऐसा डिस्ट्रीब्यूशन हो सकता है? क्या दिक्कत, कहाँ दिक्कत है? यहाँ मोटा भाई हैप्पी है, छोटा भाई अनहैप्पी क्यों हुआ? इसमें क्या है? 1 2 3 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स, ये क्या होगा? एंटी एरोमेटिक। तो अनस्टेबल हो गया। ऐसा पॉसिबल नहीं, हमने कहा था शर्त यही है कि दोनों भाई हैप्पी हैप्पी होने चाहिए। अरे हाँ है ना। अब बात करते हैं, एक काम कर, अगर बंटवारा नीचे कर लें तो यहाँ पर हम लोग कराएंगे माइनस और यहाँ ऊपर हो जाएगा प्लस। अगर ऐसा कर ले तो मोटा भाई जो होगा वो क्या हो गया? एंटी एरोमेटिक। छोटा भाई क्या हो गया? खुश हो गया। लेकिन मोटे भाई को दिक्कत आ रही है। तो कहने का मतलब ये हुआ, इस कंपाउंड में, मैं आगे बताता हूँ, इस कंपाउंड में बच्चों जो पाई बॉन्ड था यहाँ पर, ये जो पाई बॉन्ड था, ये पाई बॉन्ड किसी भी तरह से ब्रेक नहीं हो सकता। अगर ब्रेक होगा वो, तो कि इनमें से हमेशा एक कोई रिंग स्टेबल हो जाएगी और दूसरी रिंग अनस्टेबल हो जाएगी। तो बीच में रखे हुए इलेक्ट्रॉन का यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूशन नहीं हो सकता है। देसी लैंग्वेज में, इन दोनों भाइयों के बीच में रखे हुए पैसा का यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूशन इसलिए नहीं हो सकता है कि दोनों भाई में से एक तो हैप्पी रहेगा, एक अनहैप्पी रहेगा। यहाँ पे दोनों भाई हैप्पी हैप्पी हो गए थे। इसका मतलब ये हुआ कि ये हमेशा डबल बॉन्ड रहेगा
और यहाँ पे डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड में चेंज हो जाएगा। बताओ किसमें फ्री रोटेशन हो सकता है? बताओ कि इसमें K1 और K2 में से हमने कहा K2 में ज्यादा होगा रोटेशन बैरियर। K1 में जब हमने कहा कि K1 में सिंस रोटेशन हो ही नहीं सकता है तो बैरियर ज्यादा होगा। उम्मीद करता हूँ समझ में आ रहा हो। सही तरीके से बनाओ डायग्राम। लगता है कोई मोबाइल चला रहा है। पॉइंट नंबर 6। पॉइंट नंबर 6 तो डिस्कस हो चुका है। रहा है ना? समझ में आपको आया? पीछे भाई खड़े हो जाओ। पॉइंट नंबर 6 में इधर ये सब क्या लिखा हुआ है? ये कंपाउंड ए है। K1 K2 क्या है? K1 K2 किसको बोला आपने? पूरे कंपाउंड को बोला है। K1 K2 जो है मैंने यहाँ पर ये इसको इस बॉन्ड को बोला है। क्या आपका समझ में आपको आया? K1 K2 ये डबल बॉन्ड, इसको यहाँ पे डबल बॉन्ड, यहाँ पे डबल बॉन्ड, उसको बना एक नाम दिया है K1 K2। ठीक है। अब हम ये पूछ रहे हैं कि बताओ कहाँ पे फ्री रोटेशन होगा। तो ये सारी कहानी अगर आपको एरोमेटिसिटी नहीं आती तो हो ही नहीं पाएगी। बताओ इसमें कैसे होगा फ्री रोटेशन? ये क्या मैं यहाँ पे क्या कैलकुलस पढ़ा रहा हूँ क्या? है कि हाँ क्रेब साइकिल पढ़ा रहा हूँ कि कितने एटीपी निकली यहाँ पर? हाँ
हाँ जाएगा नीचे, तो फिर क्या हो जाएगा, ये दोनों रिंग एरोमेटिक हो जाएगी। तो ये डबल बॉन्ड हो गया, चेंज हो गया सिंगल बॉन्ड में, है ना, ठीक है ना। यहाँ पे क्या दिक्कत थी? हाँ हाँ, पाई बॉन्ड एक ही है ना यहाँ पे, एक ही का एरोमेटिक है ही नहीं, अभी तो कोई एरोमेटिक नहीं। अगर इलेक्ट्रॉन्स को तोड़ेंगे तो उस कंडीशन के अंदर एक ही एरोमेटिक होगा, ऐसा बोलना है ना, वही बोल रहे थे। मैं समझ गया। कितना कॉन्फिडेंस इसको यार, बताओ यार, लड़के में फुल कॉन्फिडेंस में। समझ में आ रहा है? कुछ ब्लर ब्लर धुंधला धुंधला दिख रहा है? हैंगओवर क्यों हो? शनिवार को जो है या रविवार को जो है पेपर देने के बाद जो है टॉपर है ये, अगेन टॉपर है ये, या ऐसा तो मत बोलो। हाँ, तो ये तेरे को टॉपर क्यों बोलते हैं यार? अच्छा ऐसा है क्या? तो मिलो मेरे को, तुम काम की चीज हो। भाई कोई ज्ञान दे रहा है फ्री में तो उसे लेने में क्या दिक्कत है यार, है ना? आओ। हाँ मतलब अटेंटिव रहना है ना। मेरे को इसलिए को इसे पूछा, मुझे लगा ये बच्चा कहीं विचारों में कहीं खोत नहीं गया कहीं। बैठो। वैसे वैसे तू टेंशन मत कर, तू चाहे इन पे कितना कितना भी गुस्सा कर ले, तो हमारा कुछ नहीं उखाड़ पाएगा। हम तो पूछेंगे, क्यों भाई, है ना? चलिए नंबर से ना, ये अपना लास्ट पॉइंट है, समझना है इसको। ये क्वेश्चन यहाँ से एक क्वेश्चन नीट में आ रखा है। देखो बच्चों ऐसा है, ये चारों कंपाउंड जो है आपके सामने जो गिवन है, इन सारे कंपाउंड्स के अंदर मैंने यहाँ पे कुछ कंपाउंड जो है बेंजीन तो कॉमन बनाई है मैंने। ये बताओ ये चारों में से कौन, ए बी सी डी, कौन कौन से एरोमेटिक है? बात ना करें। क्या सारे एरोमेटिक हैं? सोच लो आप लोग। सारे एरोमेटिक, आपने कहा कि सारे एरोमेटिक है, तो आपका जवाब बिल्कुल सही है। पहली बात तो एरोमेटिक है। अब क्यों है? क्या सबके पास सिक्स पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं? क्या ऊपर वाले पाई इलेक्ट्रॉन्स काउंट करने हैं क्या? ना, ये लॉन पे जो डीलोकलाइज होके अंदर है, क्या उसको काउंट करना है? नहीं करना है। हमेशा बच्चों रिंग को काउंट करना है, रिंग में देखना है। तो हम लोग जब ये शब्द बोलते हैं एरोमेटिक, तो जाहिर सी बात है हम बोलते हैं ये क्वेश्चन जो है आ रखा है नीट में, क्या आ रखा है बस बताता हूँ आपको। तो बच्चों पहली बात तो यहाँ पे जितने भी कंपाउंड उनके पास एक रिंग है, रिंग में सिक्स पाई इलेक्ट्रॉन्स है। अब ऊपर से मान लो यह यहाँ के पाई इलेक्ट्रॉन्स नीचे आ रहे हैं या फिर यहाँ के लोन पर नीचे आ रहे हैं, उससे हमें कोई मतलब नहीं भाई। रिंग में अभी कितने कितने इलेक्ट्रॉन्स है वो हमें देखना है। ठीक। रिंग में सब में सिक्स पाई इलेक्ट्रॉन, हमने कहा धूम धड़ा कैसे ये होंगे एरोमेटिक। क्या यहाँ तक बात ठीक है? ठीक। अब जो नीट में क्या पूछा गया था, फिर से मैं इसको थोड़ा क्लियर करता हूँ। ये मॉलिक्यूल है, उसको मैंने यहाँ पर डायग्राम बनाया है। अब जब आप ये बोलते हो सिक्स पाई इलेक्ट्रॉन्स, तो सिक्स पाई इलेक्ट्रॉन्स किस में दिखाई दे रहे हैं आपको? अरे बताओ ना, रिंग में कहाँ दिखाई दे रहे हैं? रिंग में। अब ये सिक्स पाई इलेक्ट्रॉन्स कहाँ है वो मैं बता रहा हूँ, लोकेशन कहाँ है उसके अंदर। ये कंपाउंड है, इसमें CS2 है ना, यहाँ पर एक रेडिकल हमने बना दिया। ये बाहर है। रिंग में 6 कार्बन है। 6 कार्बन, हर कार्बन के पास एक p ऑर्बिटल है। क्या है? p ऑर्बिटल। हर p ऑर्बिटल में एक इलेक्ट्रॉन है, तो ना एक इलेक्ट्रॉन ये रहा, एक ये रहा इलेक्ट्रॉन, ये एक ये रहा, एक ये रहा, एक ये रहा और ये रहा। ठीक है। ये बात आपको पता है? क्यों पता है? अच्छा बताओ, पाई बॉन्ड कैसे बनता है? पाई बॉन्ड बनता है, दो लोब्स होती हैं, वो साइड वाइज ओवरलैपिंग से आपस में इंटरेक्शन करते हैं, फ्रेंडशिप करती है, तो एक पाई बॉन्ड बनता है। अरे हाँ, है ना? ना ये जब लोब यहाँ मान लीजिए, ये लोब आपस में फ्रेंडशिप करेगी तो पहला पाई बॉन्ड बनेगा। अरे हाँ, है ना? ये लोग आपस में फ्रेंडशिप करेगी, क्या बनेगा? दूसरा। और ना यहाँ पे तीसरा पाई बनेगा। अरे हाँ, है ना? तो तीन पाई बॉन्ड कैसे बनने बताया। और जो बाबा बोलते हो सिक्स पाई इलेक्ट्रॉन्स, तो आप काउंट करो, 1 2 3 4 5 6। तो इसका मतलब हुआ कि हमने कहा ये मॉलिक्यूल एरोमेटिक है। क्यों है? सिक्स पाई इलेक्ट्रॉन्स है। अब पूछ ले सिक्स पाई इलेक्ट्रॉन कहाँ पर है, तो हम बताएंगे कि उसमें बेंजीन रिंग में 6 कार्बन है। हर कार्बन के पास एक p ऑर्बिटल है, और उस p ऑर्बिटल में एक अनपेयर इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो मतलब ये कंपाउंड एरोमेटिक है। क्यों है एरोमेटिक? इसके दो वजह हो सकती है, कि एक में सिक्स पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं, या इसी को घुमा के ऐसे बोल दें कि यहाँ पर 6 अनपेयर इलेक्ट्रॉन्स हैं जो कि कार्बन की 6 लोब में हैं। समझ आपको आ रहा है? बच्चे कंफ्यूज क्यों होते हैं? ये एरोमेटिक है। और मैं पूछ रहा हूँ क्यों है एरोमेटिक, कितने अनपेयर इलेक्ट्रॉन्स की वजह से हैं? तो हम बोलेंगे 6 अनपेयर इलेक्ट्रॉन्स। क्या सातवें वाले काउंट करेंगे क्या? नहीं, क्योंकि रिंग के बाहर है। बस यही यही दिक्कत आई थी उस पेपर में जब ये नीट में आया था।
तो कई लोग ये कहते हैं कि एरोमेटिक तो है लेकिन इसमें 7 अनपेयर इलेक्ट्रॉन है। अरे भाई एरोमेटिक की वजह पूछ रहा है, एरोमेटिक जो है वो 6 अनपेयर इलेक्ट्रॉन की वजह से है ये कंपाउंड। क्या आपको ये समझ में आ रहा है? इसको आप ड्रॉ करिए, मैंने यहाँ पे लिख देता हूँ उसके नीचे जो मैंने बोला आपको। एरोमेटिक जो है ये कंपाउंड, एरोमेटिक ड्यू टू 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स, या हम बोलते हैं 6 अनपेयर इलेक्ट्रॉन्स इन 6p ऑर्बिटल्स। ये दोनों जो स्टेटमेंट है वो सारे मॉलिक्यूल पे एप्लीकेबल है। एप्लीकेशन वन जो है हम लोगों ने पूरी कर ली, वो थी एरोमेटिसिटी वाली। मैंने कहा ना हम बहुत सारे एग्जाम्पल करेंगे, तो बहुत सारे एग्जाम्पल करने के पीछे पर्पज ये है अपना कि वहां पर कैसा भी क्वेश्चन आ जाए, इजी आए टफ आए, तो उसको हम लोग अटेम्प्ट कर सकें। एक डाउट जो है वो कई बच्चे जो है जिनके जो पहली बार पढ़ना शुरू करेंगे वो डाउट उनके आएगा इधर। हाँ आप खड़े होकर बताओ पीछे। हाँ, एक डाउट पूछो जो आ सकता है इधर। इस कंपाउंड का नाम क्या है? बताओ भाई बताओ। सुनो आपको समझ आपको आएगा एनिलीन। क्या यहाँ पे लोन पे कॉन्जुगेशन में है? अरे हाँ है ना, रेजोनेंस में है। ठीक है, लास्ट लेक्चर में इसकी बात हो चुकी बच्चों, और वो ये है कि यहाँ पर इसका नाम होता है पायरोल। क्या नाम है इसका? नाम है पायरोल। अभी फिलहाल लिखो मत, सुनो। डाउट ये है, अच्छा यहाँ पर लोन पे है कॉन्जुगेशन में है? अरे हाँ है ना। तो हमने कहा कि ये आपका 6 इलेक्ट्रॉन था, ये था एरोमेटिक। पहले मैं क्वेश्चन समझा रहा हूँ, नहीं आएगा तो मैं तेरी हेल्प करूंगा। डाउट क्या आता है बच्चों का वो मैं पूछना चाहता हूँ आप लोगों से, कि ये आपका 6 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ मैंने लोन पे काउंट किए, लेकिन यहाँ पर मैंने लोन पे काउंट नहीं किए। ये भी 6 इलेक्ट्रॉन्स है, ये भी कंपाउंड एरोमेटिक है। क्यों? हाँ बताइए। बिल्कुल सही बताया उन्होंने। बैठिए। कि यहाँ पर नाइट्रोजन रिंग का पार्ट है, और हमें रिंग के पार्ट जो भी होंगे उनके तो काउंट करने पड़ेंगे। अरे हाँ है ना। रिंग के अंदर, रिंग के में जो भी आपकी हेटेरो एटम है या माइनस चार्ज है जो कि रिंग को इलेक्ट्रॉन सप्लाई कर रहे हैं या फिर रिंग के साथ रेजोनेंस शो कर रहे हैं, डीलोकलाइज है, उनको काउंट करने पड़ेंगे। लेकिन यहाँ पर हमने काउंट इसलिए क्यों नहीं किया, क्योंकि हमने कहा कि ये नाइट्रोजन जो था रिंग से बाहर था। तो इसका मतलब हुआ जब रिंग से कोई बाहर होगा उसको हमें काउंट नहीं करना है, रिंग को काउंट करना है। तो रिंग में जो भी एटम है उनको भी काउंट करना पड़ेगा। क्या आपको समझ में आ रहा है? आसान चीज थी, आपको समझ में आ पाया? इधर नेक्स्ट एप्लीकेशन जो है वो है आरी। आरी आप पढ़ते हो इनऑर्गेनिक के अंदर, वो उसका डेफिनेशन ये सब यहाँ की सेम है। मैं आपको पूरी डेफिनेशन लिखूंगा, समझाऊंगा, क्वेश्चन भी करेंगे इसके अंदर। आप सभी अच्छा इसका नाम होता है रेजोनेंस एनर्जी होती है।
11th की एनसीईआरटी में इसका ये भी नाम लिखा हुआ है। तो आरई और स्टेबलाइजेशन एनर्जी दोनों का मतलब सेम है, सभी लोग लिखे हैं इसके अंदर, डेफिनेशन को लिखे। डेफिनेशन लिखिए। एनर्जी डिफरेंस, एनर्जी डिफरेंस बिटवीन, एनर्जी डिफरेंस बिटवीन मोस्ट स्टेबल, मोस्ट स्टेबल, मोस्ट स्टेबल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर एंड रेजोनेटिंग हाइब्रिड is called RE, is called RE। more RE, इसमें लिख दिया more RE, more stability, more RE, more stability। इधर अच्छा बताओ, इन दोनों RS में से कौन सा स्टेबल हो, इसमें ये वाला स्टेबल क्यों है? क्योंकि एनर्जी कम है। अरे हाँ है ना। तो ये मोस्ट स्टेबल RS और ये RH, इन दोनों के बीच में जो एनर्जी डिफरेंस होती है उसको हम बोलते हैं RE। क्या बोलते हैं? RE। इधर इधर यहाँ पे एक चीज बताता हूँ आपको, एक शब्द जो तुम्हें कंफ्यूज कर सकता है, कंफ्यूज नहीं होना, देखते हैं क्या। एक तो होता है एनर्जी, एक होता है रेजोनेंस एनर्जी। दोनों में ही एनर्जी की बात आती है, लेकिन दोनों के अंदर मामला अलग अलग है। ये RE जो होती है वो डिफरेंस को शो करता है। ये एनर्जी, एनर्जी बढ़ने पर स्टेबिलिटी कम हो जाती है, ठीक है। लेकिन RE बढ़ने पर जितना स्टेबल होगा, जितना ये अगर कोई मॉलिक्यूल स्टेबल है तो RH नीचे आता रहेगा, तो जितना नीचे आता रहेगा तो RE बढ़ती रहेगी, उतना ही वो कंपाउंड स्टेबल होगा। मतलब कहने का मतलब अगेन अगेन, जनरली हम बोलते हैं एनर्जी बढ़ती है तो मॉलिक्यूल अनस्टेबल हो जाता है, एनर्जी बढ़ेगी मॉलिक्यूल अनस्टेबल हो जाएगा। लेकिन RE में उल्टा है, RE जो है वो डिफरेंस को शो करती है, तो रेजोनेंस एनर्जी जब भी बढ़ती है तो मॉलिक्यूल स्टेबल होता है। इधर इधर अब ये तो क्या डेफिनेशन है, यहाँ से क्वेश्चन नहीं आएगा। क्वेश्चन कैसे आएगा? क्वेश्चन ऐसा आता है कि हमें RE पता करनी होगी, और एनर्जी तो डाटाबेस वैल्यू पर डिपेंड करती है। तो कैसे पता करेंगे? हमने सारे फंडे सीख लिए, पाई इलेक्ट्रॉन्स, लोन पेयर और माइनस चार्ज में से देखा जाए तो पाई इलेक्ट्रॉन सबसे, इन तीनों में सबसे धीरे दौड़ता है पाई इलेक्ट्रॉन्स। क्यों भाई? इसमें दो न्यूक्लियस होते हैं या दो एटम्स को पकड़ के रखेंगे तो फ्लो कम हो पाएगा। लॉन पेयर माइनस चार्ज एक न्यूक्लियस पे होते हैं, अरे हाँ है ना, तो कंपेरेटिवली फ्री होंगे, जल्दी से रनिंग करेंगे। मतलब ये बस यही है, और क्या। GOC1 जो है बस ये आपको समझना है कि हाँ ये जल्दी तेज दौड़ता है तो इसका रेजोनेंस फास्ट होगा, जब इसका रेजोनेंस फास्ट होगा तो इसके अंदर RE ज्यादा होगी। यही लोगों को यही नहीं आता है, और लोग सोचते हैं कि जो है उनको GOC1 नहीं आती है। ये इनके पास भी दो इलेक्ट्रॉन, इसके पास दो इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे डेंसिटी तो ज्यादा होती है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कम होता है, माइनस चार्ज का इफेक्टिव जेड इफेक्टिव क्या होता है? कम होता है, प्लस का क्या होता है? ज्यादा होता है। तो इसलिए आपका इसका जेड इफेक्टिव कम होगा, जल्दी फ्लो होगा, जल्दी फ्री करेगा। जिसके अंदर रेजोनेंस ज्यादा होगा उसकी RE ज्यादा होगी ना। एक था इक्विवेलेंट और एक था नॉन इक्विवेलेंट, ये हमने पढ़ रखा है। नहीं याद होगा तो मैं इसको सिखाऊंगा, एक काम करो इसको लिखो एक बार, मैं अपना एग्जाम्पल लेके चलते हैं।
हाँ मयूरेश लिख लो, क्या दिक्कत आ रही। यहाँ पर अगर 6 इलेक्ट्रॉन है, सब में 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं, यहाँ पर है, यहाँ पर है, यहाँ पर है, यहाँ पर है। इनको कंपेयर किया आपने। ये दोनों तो इमेजरी होते हैं, ये होता है हाइपोथेटिकल। इन दोनों कॉम्बिनेशन बनाते हैं। हाइब्रिड हमेशा स्टेबल होता है। ये मोस्ट स्टेबल जो लिखा है, क्या तीनों को कंपेयर करते हुए लिखा है? नहीं, ये जो बात करी ना अपन, दो आरएस की, आरएस को अपन स्टेबल, आरएस की स्टेबिलिटी स्टेबिलिटी निकालते हैं। आरएस तो उसमें ज्यादा स्टेबल होता है। मॉलिक्यूल का वो रियल स्ट्रक्चर है, उसमें तो है, उसमें इलेक्ट्रॉन्स का डिस्पर्शन हो जाएगा। मैंने यहाँ पे कुछ लिखा, आरई का ऑर्डर कैसे पता करेंगे, तो कुछ जो चीजें लिखी है उनको वन बाय वन एग्जाम्पल समझेंगे। सभी लोग उसको लिखो एक बार। ओ, रमन कुमार कह रहे हैं ये अल्फा क्या है? रमन कुमार, जहर जहर। अल्फा क्या है? कॉमन नेम में लिखवाया था ना आपको। फंक्शु के पास वाले कार्बन को बोलते हैं अल्फा कार्बन। अल्फा 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 अल्फा। बहुत ही बढ़िया। भाई ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। रमन भाई, देसी ठर्रा पी के आए हो तुम। रमन भाई समझ में आया? और इसका मतलब है, रमन समझाऊंगा अभी, रुक जाओ। मतलब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू है, वो क्या मतलब है उसको फिलहाल अपन कुछ डायग्राम से समझते हैं यहाँ पर। मैं यहाँ पे कुछ डायग्राम बनाता हूँ और हमें आरई का ऑर्डर पता करना है। तो कई लोगों को फिलहाल कुछ जो, जिन लोगों ने रिवीजन नहीं कर रखा होगा, तो थोड़ा सा रिवीजन पार्ट अपन रिवाइज करेंगे यहाँ पर, ताकि बातें क्लियर हो। ना सभी लोग देखो एक बार, यहाँ पे देखिए, ताकि आपको कुल मिला के 6-7 क्वेश्चन करेंगे तो आरई का ऑर्डर पता ना आपको आ जाएगा। अच्छा, ये एप्लीकेशन पार्ट इसलिए रखा गया है ताकि आपको जो GOC1 में आपने 4 इफेक्ट पढ़े हैं, इंडक्टिव, तो आपका मेसोमेरिक इफेक्ट, और हाइपर कंजुगेशन, और इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट, वो सारे जो है अप्लाई करने आए हैं। तो एरोमेडिसिन में कैसे अप्लाई करना है, हमें पाई इलेक्ट्रॉन्स काउंट करने हैं, वो देखना है कौन सा लोकलाइज है, कौन सा डी लोकलाइज है, डी लोकलाइज को पे काउंट करना है। ये सारी कहानी है, ठीक है। बात करते हैं अब सेकंड जो है एप्लीकेशन है आरई। हमें आरई का ऑर्डर पता करना है, सिंस आरई तो डाटाबेस है, तो हमें आरई का ऑर्डर पता करना है, और उसके लिए फंडा लगाएंगे अपन सारे GOC1 वाले। ठीक है, ये 3 अलग अलग कंपाउंड है। यहाँ पर -4 रेजोनेंस करेगा, क्या ये कॉन्जुगेशन में है? -4 जो ये पाई बॉन्ड कितने बॉन्ड से, एक बॉन्ड डिस्टेंस है, तो हमने कहा ये कॉन्जुगेशन। क्या बच्चों, ये लोन पे जो है कॉन्जुगेशन में है, तो हमने कहा ये कॉन्जुगेशन में। ना क्या यहाँ पे पाई इलेक्ट्रॉन्स और ना यहाँ पर जो है कोई कॉन्जुगेशन होगा? दोनों पाई बॉन्ड के बीच में कितने सिग्मा है? एक सिग्मा है, तो इसका मतलब हुआ कि ये आपका जो है कॉन्जुगेशन में। ठीक है, यहाँ पर -4 रनिंग कर रहा है, यहाँ पे लॉन पे कर रहा है, और यहाँ पे पाई इलेक्ट्रॉन्स रनिंग कर रहा है। कौन रनिंग पहले करेगा? तो इसलिए आरई का ऑर्डर, एक मिनट रुकेगा, आरई का ऑर्डर क्या होगा बच्चों? ए देन बी देन सी। अरे हाँ, है ना? अगर कोई तुमसे पूछ ले, बताओ इन तीनों में से कौन सा स्टेबल है, तो क्या बोलेंगे? A B और C। अरे हाँ, है ना? ये आपके 12 आंसर में 2 क्वेश्चन दे रखे हैं इसके अंदर ऐसे।
कि यहाँ पर हमने कहा ये स्टेबल जो पूछ रहा है ना, वो बेसिकली स्टेबलाइजेशन एनर्जी पूछ रहा है कि यहाँ पर ये रेजोनेंस हो रहा है, यहाँ पर ये रेजोनेंस हो रहा है, यहाँ पर ये रेजोनेंस हो रहा है। तो माइनस चार्ज का फ्लो जल्दी होता है, माइनस चार्ज का फ्लो जो होता है फास्ट होता है। माइनस सॉरी यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ, माइनस चार्ज का फ्लो जो होता है वो बहुत फास्ट होता है। तो इसी वजह से हमने कहा कि ये मॉलिक्यूल में ज्यादा जल्दी से रेजोनेंस एस्टैब्लिश हो जाएगा। इसी वजह से यहाँ पे ये कंपाउंड की आरी ज्यादा होगी, जिसकी आरी ज्यादा होती है वो उतना ही स्टेबल होता है। क्या यहाँ तक बात क्लियर हो रही है ना? यहाँ पे 1 पाई इलेक्ट्रॉन्स, यहाँ पे 2 पाई, और यहाँ पर सॉरी यहाँ पे 3 पाई बॉन्ड है, यहाँ पे 2 पाई बॉन्ड है, यहाँ पे 1 पाई बॉन्ड है। कहाँ पे ज्यादा रेजोनेंस होगा? क्या यहाँ पर रेजोनेंस ज्यादा होगा? तो हमने कहा यहाँ पे मोर रेजोनेंस होगा। यहाँ पे जब मोर रेजोनेंस होगा तो हमने बोला आरी की बात करेंगे तो क्या हम बोलेंगे? सीधा बोलते हैं, क्या बोलेंगे? सी देन बी देन ए। अरे है ना, यहाँ तक ठीक है। सॉरी सी बी ए आएगा, अरे है ना, ठीक है। क्या यहाँ तक बात की हो रही है? अब बात करते हैं हम लोग जो है, एक पहले टॉपिक पढ़ा था वो था इक्विवेलेंट आरएस, नॉन इक्विवेलेंट आरएस। मैं पहले पूरा डिफाइन करूंगा, समझना बात को है क्या। जब बच्चों माइनस चार्ज ऑक्सीजन से ऑक्सीजन में जाता है उसको बोलते हैं इक्विवेलेंट आरएस। जब माइनस चार्ज ऑक्सीजन से कार्बन पे जाता है उसको हम बोलते हैं नॉन इक्विवेलेंट। क्या बोलते हैं? नॉन इक्विवेलेंट। ठीक है, एक मिनट के। तो पहली बात तो ये, मैंने यहाँ पे लिखा इक्विवेलेंट और फिर मैंने लिखा यहाँ पे नॉन इक्विवेलेंट। ठीक है, देखिए ऐसा है, इक्विवेलेंट जो होता है उसमें होती है क्वालिटी। क्या होता है? क्वालिटी। और नॉन इक्विवेलेंट जो होते हैं उसमें होती है क्वांटिटी। क्या नाम होता है? क्वांटिटी। अब ये क्वालिटी और क्वांटिटी का मतलब क्या समझ लेते हैं बच्चों। माइनस चार्ज जो है वो यहाँ से यहाँ जा रहा है। कहाँ जा रहा है? ऑक्सीजन से ऑक्सीजन पर। कहाँ जा रहा है? ठीक है, यहाँ पर। क्या ये यहाँ से यहाँ जा रहा है? क्या ये यहाँ से यहाँ जा रहा है? जा रहा है ऑक्सीजन। तो माइनस चार्ज ऑक्सीजन से ऑक्सीजन में ट्रेवल कर रहा है, तो ऑक्सीजन जो है इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होता है। इलेक्ट्रॉन माइनस चार्ज खींच के रखेगा, स्टेबल रखेगा। लेकिन यहाँ पे माइनस चार्ज जब डीलोकलाइज होगा तो कहाँ पे आएगा? कहाँ पे आएगा बच्चों वो? क्या कार्बन पे आएगा? कार्बन इलेक्ट्रोपॉजिटिव है। तो बताओ माइनस चार्ज कार्बन पे स्टेबल है या फिर ऑक्सीजन पर है? ऑक्सीजन स्टेबल है। इसीलिए ये जो आरएस बनाएगा उसके अंदर वो जो है आरएस तो 5 बनेंगे। पहला ये दिख रहा है अभी, दूसरा ऑर्थो पे, तीसरा वो पहला पे, चौथा ऑर्थो पे, अगेन पांचवा यहाँ पे आगे ना जाएगा, तो 5 आरएस बनेंगे। तो इस वजह से 5 आरएस तो बनेंगे। तो हमने कहा क्वांटिटी ज्यादा है, लेकिन उसमें भले ही क्वांटिटी ज्यादा है लेकिन क्वालिटी बहुत कम है, क्योंकि माइनस चार्ज जब कार्बन पे आएगा अनस्टेबल हो जाएगा। तो इतनी बात तो समझ में आई कि इन तीनों के अंदर जो ऑर्डर आपका रहेगा, इधर इधर यहाँ पे ऑर्डर जो रहेगा दैट विल बी आपका रहेगा आपका ए ना, एक रुके, ए बी और आपका सी ज्यादा रहेंगे इधर। एक तो ये बात समझ में आती है हमें कि यहाँ पर ऑर्डर जो रहेगा आपका वो ए बी, ये दोनों पहले ज्यादा आएंगे कंपेयर टू इसके। तो क्यों रहेंगे, ऐसा क्यों होगा? ए बी में क्या हुआ? इक्विवेलेंट क्या होता है, ये शब्द क्या है? यहाँ तक बात होगी। तो सी वाला पीछे, ठीक है। अब ये इसमें कैसे कंपेयर करेंगे, तो मैं लिख रहा हूँ देखो, सी वाले में हम लोग बात करें। हमने कहा था यहाँ पे इक्विवेलेंट आ रहे हैं, हमने कहा यहाँ पे हमने कहा इक्विवेलेंट आ रहे हैं, ठीक है। हमने कहा यहाँ पे नॉन इक्विवेलेंट है, ठीक है। हमने कहा यहाँ पर जो है नॉन इक्विवेलेंट है, तो हमने कहा यहाँ पे हमने ये लिख दिया, ठीक है। अब इनको कैसे कंपेयर करें, तो मैं लिख रहा हूँ यहाँ पर 3 इक्विवेलेंट बनेंगे, यहाँ पे 2 इक्विवेलेंट बनेंगे। तो कई लोगों की बात समझती नहीं है, समझती नहीं कि भाई यहाँ पे हुआ क्या है। और मैं बाद में लिखूंगा यहाँ पर कि ए देन बी देन आपका सी रहेगा, तो ना आंसर पर रहेगा ये वाला। अब ये लोग कहीं नहीं समझ पाएंगे, तो मैं डायग्राम बना रहा हूँ, देखते हैं। बताओ माइनस चार्ज जो पाई बॉन्ड क्या एक सिग्मा की डिस्टेंस पर है? क्या रेजोनेंस हो सकता है? तो देखो कर रहे हैं, ये आपका यहाँ आया तो ना ये गया यहाँ पर, तो ना यहाँ आया माइनस चार्ज, ना यहाँ आया आपका पाई बॉन्ड, यहाँ पाई बॉन्ड पहले से था। अरे आया ना, ये माइनस चार्ज और ये पाई बॉन्ड के कॉन्जुगेशन में है, कॉन्जुगेशन में है, तो ना ये आपका ऐसा आएगा, तो ना यहाँ पे आया माइनस चार्ज और ना ये आपका आया पाई बॉन्ड यहाँ पर। कितने ऑक्सीजन थे? कितने ऑक्सीजन थे? क्या तीनों ने बारी बारी से ऑक्सीजन माइनस चार्ज को एक्वायर किया है? तो 3 ऑक्सीजन थे तो तीनों पे माइनस चार्ज आया है, तो हम बोलेंगे यहाँ पर 3 इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बने हैं। यहाँ कितने बनेंगे, समझ में आ रहा है? यहाँ पर भी इक्विवेलेंट, यहाँ पे भी इक्विवेलेंट, लेकिन इसमें 3 बार हुआ है। तो क्वालिटी है, क्वालिटी में भी बहुत अच्छी क्वालिटी है, इसीलिए 3 अच्छी क्वालिटी है, यहाँ पे 2 अच्छी क्वालिटी है। इसलिए इन तीनों के अंदर इसका यहाँ पर ज्यादा जो है ये स्टेबल है। ये आगे पढ़ा तो रहा हूं मैं, आगे चलकर इसका डाउट, इसका अभी 2 लेक्चर के बाद इसका आएगा। इसमें आप एक एच जोड़ दो, बनेगा सल्फोनिक एसिड। सुनो आराम से, मजा आपको आएगा। ये क्या है? सल्फोनिक एसिड। यहाँ पे एच जोड़ोगे बन जाएगा ये कार्बोक्सिलिक एसिड। क्या बनेगा? और यह जोड़ोगे बनेगा फिनोल। क्या बनेगा? फिनोल। हम तीनों की एसिडिक स्ट्रेंथ कंपेयर करेंगे, आपको आयनिक में पढ़ाया जाएगा, पढ़ाया गया और लेंथ में।
जो भी एसिड जिसका कॉन्जुगेट बेस जितना ज्यादा स्टेबल होता है वो उतना ही अच्छा एसिड होता है। तो ये सब के सब कॉन्जुगेट एसिड हैं, क्या सॉरी कॉन्जुगेट बेस हैं, क्या है मैं सुनाता हूँ। HCl सुना आपने, कॉन्जुगेट बेस बनाएंगे, H को हटाओ तो बनेगा Cl-। ये HCl का कॉन्जुगेट बेस है, क्या बनाया आपने, Cl-। बताओ H क्या बनेगा, बोलना पड़ेगा आपको। HF का HNO3, NO3 माइनस, H2SO4, AHSO4 माइनस, अरे है ना। तो बच्चों आप जो बना रहे हो ये कॉन्जुगेट बेस बना रहे हो, तो जितना अच्छा स्टेबल कॉन्जुगेट बेस होगा उतना ही अच्छा वो एसिड होता है। तो इन तीनों में से अगर ये स्टेबल है तो इसका जो एसिड होगा वो बहुत स्ट्रॉन्ग एसिड होगा। तो सल्फोनिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड और फिनॉल में से सबसे अच्छा एसिड ये होता है, फिर बाद में ये होता है, फिर ये होता है। ये बात मैं अभी तो पूरा डिक्लेयर कर रहा हूँ, फिर आगे चलकर अगेन जो है ये आपका क्वेश्चन बनेगा, इसको आप लोग लिखें। जी नहीं, क्रॉस कंजेशन मैं बताऊंगा अभी। क्यों, हम लोग किसकी स्टेबिलिटी निकालते हैं, हम माइनस सात की स्टेबिलिटी की बात कर रहे हैं। आयन है, आयन की बात कर रहे हैं, एरोमेटिक रिंग की बात नहीं कर रहे, रिंग की बात ही नहीं कर रहे हैं अभी हम लोग, हम मॉलिक्यूल की बात कर रहे हैं। हम लोगों ने 3 एग्जाम्पल कर लिए, फोर्थ एग्जाम्पल के लिए मैंने यहाँ पे कुछ कंपाउंड लिखा है। 3 एग्जाम्पल के अंदर हम लोग आर्य को कंपेयर कर रहे हैं। अच्छा आर्य को कंपेयर करने से फायदा क्या होगा, फायदा आगे होगा जब हम लोग आगे चलकर एसिडिक स्टैंड बेसिक स्टैंड की बात करें, काफी कुछ चीजें होगी वो जॉइंट होगी। देखते हैं यहाँ पर, देखो बच्चों कई लोगों को क्रॉस कॉन्जुगेशन समझ में कम आता है। क्रॉस कॉन्जुगेशन आपके सामने एक कंपेरेबल वर्ड है, वो उस कंडीशन में आराम से आप समझ पाएंगे। वो कब समझ पाएंगे, आप देखो यहाँ पर। अच्छा बताओ पाइलेक्ट्रॉन लोन पेयर से पहले कौन फ्लो करता है, हाँ क्या लोन पे करता है, क्या यहाँ पे लोन पे करता है। इन दोनों में से यहाँ पे आपके पास कोई चॉइस ही नहीं है, आपको पता है कि ये आपका आगे आएगा, फिर आपका ये आगे जाएगा, फिर आपका ये आपका आगे जाएगा इसके ऊपर, अरे है ना, ये जाएगा ऐसे। तो एक ही साइड है, एक ही डायरेक्शन है, तो हमने कहा एक डायरेक्शन, हमने कहा ये एक्सीलरेट होगा ना। आपके पास अब चॉइस है, इधर भी जा सकते हो, इधर भी जा सकते हो। इधर भी जाएंगे आप तो भी सही है, अगर आप इधर चले गए तो भी सही है आपका। तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर आपके पास 2 चॉइस है,
तो जब दो चॉइस हो या फिर तीन चॉइस हो तो वो आपका जो शब्द होता है वो होता है क्रॉस। क्या होता है? क्रॉस, इधर इधर। तो इन दोनों शब्दों को साथ में कंपेरिजन लेते हैं, ठीक है। वैसे इतना कभी इतना डिटेल में पूछता नहीं है, समझा रहा हूँ आपको मैं। अगर एक्सटर्नल क्रॉस की बात करते हैं तो ना यहाँ पर हम बोलेंगे ए और इसकी आर ही ज्यादा होगी, एक्सटेंड ज्यादा होती है, क्योंकि यहाँ पी वाले के अंदर ये या तो इस साइड होगा या फिर इस साइड होगा। दोनों समय एक साथ नहीं होता है ना। यहाँ पर देखो एक ही डायरेक्शन है, तो हमने कहा यहाँ पर जो है वो एक ही तरफ मूवमेंट करेगा। नंबर 5 बच्चों, नंबर 5 के अंदर आपके सामने जो एग्जांपल है वो एनसीईआरटी में गिवन है। पहली बात तो यहाँ पे एनिलीन और आपका एनिलीन आयन, इसमें हमें आरई का ऑर्डर पता करना है या स्टेबिलिटी की बात करनी है। तो इन दोनों के अंदर मैं यहाँ पे आपको आरएस बनाने नहीं समझाना हूँ, मैं समझा रहा हूँ, याद रखना है। ये लोन पे भी दिख रहा है आपको यहाँ पर? क्या ये लोन पे दिख रहा है आपको? पहला ऐसे से बना हुआ है। दूसरा आएगा ऑर्थो पर, कहाँ आएगा? ऑर्थो पर, क्या दिखेगा? यहाँ पे ऑर्थो पे आ सकता है ना। उसके बाद कहाँ जाएगा? तीसरा बन चुका है पहला वाला ना। चौथा कहाँ जाएगा? अगेन ऑर्थो पे आएगा। फिर पांचों अगेन यहाँ नाइट्रोजन पे आ जाए तो 5 आरएस बनेंगे। कितने बनेंगे आरएस? बनेंगे 5 आरएस। क्या ये आपको समझ में आया? आराम से आप बना सकते हो, कोई दिक्कत की बात है नहीं। बनाओ ध्यान में, 5 आरएस बनने हैं। 5 आरएस कैसे बने हुए? एक तो ये दिख रहा है, दूसरा बनेगा ऑर्थो वाला, तीसरा बनेगा पहला वाला, चौथा बनेगा आपका अगेन ऑर्थो वाला, पांचवा बनेगा अगेन चला जाए नाइट्रोजन के ऊपर। ठीक ना। इसके अंदर बच्चों ये नाइट्रोजन की जो हैसियत है वो 4 बॉन्ड की है, तो पांचवा बॉन्ड ये नहीं बना सकता, तो पाई इलेक्ट्रॉन्स बाहर नहीं आ पाएंगे। NH3 प्लस जो होता है प्लस एम शो नहीं करता, माइनस एम शो नहीं करता है। नाइट्रोजन की हैसियत कितनी है? 4 बॉन्ड बनाने की। क्या? तो ये आप ये पाई बॉन्ड बाहर को लेके नहीं आ सकते हो। इसमें केवल 2 ही आरएस बनेंगे। अब 2 आरएस कैसे बनेंगे? तो मैंने कहा बेंजीन वाले। क्या बेंजीन रिंग वाले बन जाएंगे? अरे हाँ है ना। क्या दोनों आरएस बन सकते हैं? अरे हाँ है ना, ये दोनों आरएस है ना, ये बेंजीन के तो आरएस है। तो इस कंपाउंड में केवल 2 ही आरएस बनेंगे। यहाँ पे 5 आरएस बन रहे हैं, इसीलिए हमने कहा कि यहाँ पर एंजिलीन जो होता है वो स्टेबल है कंपेयर टू एनिलीन आयन के। क्वेश्चन दे रखा है एनसीईआरटी के अंदर, 12 एनसीईआरटी में। एनिलीन इज मोर स्टेबल कंपेयर टू एनिलीनियम आयन। व्हाई? इसके आरएस ज्यादा बनते हैं, ज्यादा आरएस बनेंगे तो उसकी आरई ज्यादा होगी, वो मोर कंपाउंड मोर स्टेबल होगा। मैं क्वेश्चन लिखूंगा अभी, आप उसको लिख डायग्राम बना दो। जी। जी। हाँ। हाँ। देखो एक्सटेंडेड जो क्रॉस की बात करी इन्होंने, जो पूछा अभी इधर पूछा था, एक्सटेंडेड क्रॉस की जब बात करते हो आप, तो उसमें एक खास बात ये कि दोनों का मौलिक फॉर्मूला सेम होगा, दोनों में पाई बॉन्ड सेम होंगे। क्या बोला मैंने? मौलिक फॉर्मूला। आप जब एक्सटेंडेड क्रॉस की बात करेंगे, ये दोनों कंपेटिटिव वर्ड है, तो उसका MF सेम होगा, पाई बॉन्ड भी सेम होंगे। उससे फायदा क्या होगा? आपको ये समझ में आएगा कि यहाँ पर जो है ये एक ही तरफ जा रहा है, यहाँ पर जो है दो तरफ जा रहा है आपका। हर जगह अप्लाई मत करिए उसको।
आरई के अंदर जो हमने लास्ट पॉइंट जो लिखा है या लास्ट एग्जांपल किया है, बस आरई का यहाँ पे खत्म हो जाता है। यहाँ पर नंबर 6 पॉइंट, वो भी एनसीईआरटी का पॉइंट है, उसको मैं पूरा एलोबरेट कर रहा हूँ। एक्सटेंडेड को कहा गया हमने क्वांटिटी, और जो हमारा एक्सटेंडेड क्या है, जो आपका इक्विवेलेंट आरएस थे उसको हमने बोला क्वालिटी, और जो आपका नॉन इक्विवेलेंट था उसको हमने बोला क्वांटिटी, क्योंकि उसमें 5 आरएस बनते हैं, जबकि फर्स्ट कंपाउंड जो था उसके अंदर 3 और कार्बोक्सिलिक एसिड के अंदर थे आपका 2। बात करते हैं यहाँ पर नंबर 6 एग्जांपल है, इधर इधर देखें, यहाँ पर इधर देखो आप सब लोग, ये कंपाउंड पूछा गया ये कौन सा स्टेबल है, तो आंसर आपका है यहाँ पे 1, ए देन बी। अब एनसीईआरटी की जो लाइन है वो आपको समझ में नहीं आएगी, तो सुनो। पूछा गया है कि कौन सा स्टेबल है, या पूछा जाए कि किसकी आरी ज्यादा होगी, तो आंसर वही रहेगा ए देन बी। समझाता हूँ कैसे। ये माइनस दिख रहा है आपको, यहाँ पर जब ये आएगा यहाँ पर, तो पहला आरएस तो बना हुआ है ये ना, उसके बाद फिर क्या होगा यहाँ पे, आपका यहाँ आएगा, दूसरा आएगा, फिर तीसरा पैरा पर, चौथा अगेन ऑर्थो पर, ना अगेन फिर अगेन ऊपर जाएगा। तो कितने आरएस बनेंगे? 5 आरएस बनेंगे। क्या यहाँ तक बात क्लियर है? अगेन देखते हैं इधर, यहाँ पर नॉर्मल आया यहाँ पर ना, पहले आएगा और मतलब पहले दिख रहा है आपको, अभी तो दिख रहा है आपको, फिर आएगा ऑर्थो पर, फिर आएगा पैरा पर, फिर आएगा अगेन ऑर्थो पर, अगेन जाएगा यहाँ पर। कितने आरएस बनेंगे? 5। दोनों के अंदर आरएस सेम है, बता रहा हूँ इधर इधर। इसके तो आरएस बना के बनने बता दिए। इधर देखते हैं लोन पेयर, यहाँ लोन पेयर यहाँ से यहाँ आ रहे हैं, पहला आरएस ये, पहला आरएस तो यही है, दूसरा ये बना हुआ। हाँ, फिर उसके बाद क्या होगा, ऐसा कुछ होगा ना, यहाँ पे आया अगेन, यहाँ पर, यहाँ से आपका वो जाएगा यहाँ पर, तो ना ये बना हुआ है। लास्ट में जो है यहाँ से आपका जाएगा यहाँ पर, तो 5 आरएस बने हुए। इसमें ही 5 आरएस, इसमें 5 आरएस। पहला आरएस तो दिख रहा है, दिख रहा है आपको। इसका अगर दूसरा आरएस में बनाऊं, मैं सारे आरएस नहीं बनाऊंगा, लेकिन बताऊं दूसरा आरएस बनेगा तो कैसे बनेगा, वो यहाँ से ऐसा बनेगा, ऐसा माइनस। अरे हाँ है ना। तीसरे में ये माइनस कहाँ आएगा, फिर चौथे में कहाँ जाएगा, फिर ऊपर जाएगा। तो इसके जो आरएस बनेंगे बच्चों, उसके अंदर हमेशा माइनस चार्ज है तो माइनस चार्ज ही रहेगा, कभी प्लस चार्ज नहीं आएगा। लेकिन इसके जब फिनोल के अगर आप आरएस बनाओगे, तो उनमें से यहाँ पे और यहाँ पे कोई चार्ज तो नहीं है, लेकिन इन तीनों के अंदर, इन तीनों में आपको प्लस माइनस चार्ज दोनों दिखेंगे। दिख रहे हैं? मैं नेट चार्ज की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं सिंपल प्लस माइनस चार्ज दिख रहे हैं आपको। तो फिनोल के जब आरएस बनाते हैं तो उसमें प्लस माइनस चार्ज भी आते हैं। किसी भी आरएस में प्लस माइनस चार्ज दोनों आ जाते हैं, उसको बोलते हैं चार्ज सेपरेशन। क्या बोलते हैं? तो एनसीईआरटी लिखती है जिस कंपाउंड में प्लस माइनस चार्ज बन जाते हैं वो मॉलिक्यूल अनस्टेबल होता है, या कंपेटिवली ऐसे मॉलिक्यूल जिसके पास कोई प्लस चार्ज, कोई यहाँ पे चार्ज सेपरेशन नहीं है, क्योंकि यहाँ पे प्लस चार्ज बना ही नहीं है। तो फिनोक्साइड में भी 5 आरएस, इसमें भी 5 आरएस, लेकिन इसके अंदर फिनोल में दिक्कत ये थी कि उसमें चार्ज सेपरेशन हुआ, चार्ज का सेपरेशन हुआ है। ये चार्ज सेपरेट हो गए, यहाँ पे चार्ज सेपरेट हो गए, यहाँ पे चार्ज सेपरेट हो गए, इसी वजह से ये मॉलिक्यूल अनस्टेबल है। तो ए और बी के अंदर, अच्छा एक बात बताओ, इसको एक और तरीके से हो सकते हैं। यहाँ पे कौन रनिंग कर रहा है, यहाँ कौन रनिंग कर रहा है, कौन तेज दौड़ता है, उससे भी हम कर सकते हैं, उससे भी हम कर सकते हैं। एनसीईआरटी जो लिखा है उसको भी हम लोग कर सकते हैं। लिखो इसको आपको, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ माइनस चार्ज फ्लो कर रहा है, और नाउ हमने कहा लोन पे फ्लो कर रहा है। पहला तो ये हो गया, दूसरा है चार्ज सेपरेशन। दोनों ही लॉजिक बिल्कुल सही है। चार्ज सेपरेशन की लैंग्वेज एनसीईआरटी ने लिखी है, तो उसको मैंने यहाँ पे मेंशन किया है। आज इतना ही, जब भी इसको रिवाइज करके लेके आए, होमवर्क आज नहीं, नेक्स्ट लेक्चर में।